आशुतोष जी का नाता जो है विवादों से भी रहा है। आशुतोष जी ने सोशल मीडिया पर भूमिहार या फिर यूं कह लें जो ब्राह्मण भूमिहार तमाम जो संगठन इनका है अपना, उनकी बातों को मजबूती से रखा। कुछ दिन पहले एक वाक्य आपको याद होगा, हम लोगों ने इंटरव्यू भी किया था, खबर भी चलाई थी दोनों पक्ष का। उसमें सारिका पासवान जो है आरजेडी की जो प्रवक्ता है, उनसे और आशुतोष जी की सोशल मीडिया पर भिड़ंत हो गई थी। लेकिन अब आशुतोष जी बीजेपी के लीडर हैं, बातों को मजबूती से रखते हैं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। जी देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अंशु जी ने कहा, और ये हम जरूर मानते हैं और ये देखते भी है सोशल मीडिया पर कि आप भूमियारों की बात करते हैं और कहीं ना कहीं उनको आगे ले जाने के लिए आप हर वो मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हम पहले ये जानेंगे फिलहाल आपकी तरफ से क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, और इसके साथ ही विवादों से आपका पुराना नाता रहा है, तो क्या आप जो भी बोलते हैं वो सोच समझकर बोलते हैं या फिर इंस्टेंट निकल जाता है सिनेरियो देखकर या फिर सिचुएशन देखकर? सबसे पहले तो बाइस्कोप की पूरी टीम को एक शानदार आयोजन के लिए हम अपनी ओर से बधाई देते हैं, और आपने हमें यहाँ बुलाकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए भाई अंशु जी को आपको और आपकी पूरी टीम को अपनी तरफ से धन्यवाद करते हैं। आपने पहले कहा कि भूमिहारों के लिए काम करते हैं, और ये सही बात है कि भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए हमने विगत 12-13 वर्षों तक संघर्ष किया, क्योंकि हम लोग बहुत ही सीमित संसाधन में काम करने वाले लोग, बिना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, बिना कोई बड़े औद्योगिक घराने से ताल्लुक रखते हुए एक साधारण से सेना में नौकरी करने वाला व्यक्ति यदि एक वर्ग विशेष की भी मदद कर पा रहा है तो ये समझिए कि उसका बड़प्पन ही है कि बहुत सीमित संसाधन में साधारण किसान का, साधारण परिवार का लड़का। हमने जब संगठन बनाने का विचार किया तो मेरे मन में आया कि हम ऐसे विभाग में नौकरी करके आए हैं सेना में, जहाँ जाति नाम की कोई व्यवस्था नहीं होती है, जाति नाम की कोई चीज नहीं होती। वहाँ शेर और गिदड़ एक ही घाट पर पानी पीते हैं, लेकिन मेरे पास इतने संसाधन नहीं थे और ना ही मैं उस तरीके की व्यवस्था में था कि मैं सभी की मदद कर पाऊं। तो हमने छोटे से अपने घर से मदद की शुरुआत की। भाई अपने घर वालों को पहले मदद तो करो। तो हमने देखा कि अलग अलग समाज के लोगों ने अपनी अपनी एक संगठन बनाई, और जैसे करणी सेना राजपूत समाज के लोगों ने बनाया, चंद्रवंशी महासभा, क्षत्रिय महासभा, कुशवाहा महासभा, कुर्मी चेतना फ्रंट, दलित सेना, तमाम जातियों का संगठन बना हुआ था। तो हमने भी एक संगठन बनाया और बगैर किसी जाति का विरोध किए, बगैर किसी वर्ग के, धर्म के खिलाफ बोले, हमने अपने लोगों की बात की और उनके सुख दुख में खड़ा रहने का प्रयास किया। आज भी कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल मैं विगत महीने भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य के रूप में हमने सदस्यता ग्रहण की, और अब मैं चूंकि पार्टी में हूं, वो संगठन जो मैं बनाया था वो आज भी काम कर रहा हूं, निरंतर काम करता रहेगा, वो किसी और के नेतृत्व में चलता रहेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। तो क्या उस संगठन का जो मकसद है वो यही है कि भूमियारों को इंटैक्ट करके रखना? देखिए, हमारा मकसद ये था कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, किसी भी प्रकार से यदि समाज का कोई व्यक्ति पिछड़ा है या पिछड़ रहा है, अब लोग ये मानने लगे हैं ना कि इस वर्ग में भी गरीबी है। इस वर्ग के लोग भी नौकरी के नाम पर दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, पंजाब में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। रोजगार के नाम पर दिल्ली, बॉम्बे में टेम्पो, रिक्शा और टोटो चला रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली के सुलभ शौचालय में शौचालय सफाई का भी काम कर रहे हैं। नहीं, अगर विश्वास हो तो जाकर उनका टाइटल पूछ लीजिएगा। तो ये लोग मानने लगे हैं कि इस वर्ग में भी अब गरीबी है और इनके लिए भी सरकारी योजनाओं का इनको भी लाभ मिलना चाहिए, और इनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था या संगठन होनी चाहिए जो इनके सुख दुख में खड़ा रहे। तो इस संगठन का मकसद निश्चित रूप से यदि जाति के नाम पर संगठन बना है, जैसे कि बाकी संगठनें बनी हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि उस जाति के साथ यदि कोई समस्या होता है, कोई उनकी जमीनें कब्जा करता है, कोई उसकी हत्या करता है, कोई उस पर झूठे मुकदमे करता है, कोई उसके साथ अन्याय करता है, तो ये संगठन मजबूती से उनके साथ खड़ा रहता है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, तो मैं अब एक जात की बात नहीं कर सकता। यहाँ सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। जी, अभी मैं वही बोलने वाली थी। तो सबों को साथ लेकर हमने अपने मंच में भी जिनको अपना आदर्श माना, चाहे वो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी हों, चाहे वो राजनारायण जी हों, चाहे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हों, तो इनकी यदि जीवनी देखेंगे, आशुतोष जी, इन्होंने अपनी पूरी जीवनी दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए ही लगाया। आशुतोष जी,
बिहार में ठीक है, लेकिन अब जो राजनीति हो रही है बिहार में, श्री कृष्ण सिंह ने बहुत सारे काम किए, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन जो राजनीति बिहार में हो रही है वो राजनीति कहीं न कहीं जातिवाद के आग में और जो है सुलगते हुए हम लोग देख रहे हैं। कारण ये है, सीधा प्रहार होता है जो भाई ब्राह्मणवाद ये वो, क्या लगता है जो जितने भी स्वर्ण समाज हैं उनकी सच में गलतियां हैं पूर्वजों द्वारा की हुई जो उनको सुनना पड़ता है? अभी जो कुछ देर पहले आपके मंच पर बैठ के गए, जी, ये एक नक्सली वाली पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, आप लोग इनडायरेक्टली उनको नक्सली कह ही रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। तो वो नक्सलियों के सरदार और आतंकियों के पैरोकार लोग हैं। इस देश में बहुत सारे देशभक्त लोग और बेगुनाह लोग जेल में बंद हैं, लेकिन यहां भी आकर आपके मंच से पैरोकारी किसकी की है? उमर खालिद की। इनके जहन में, इनके दिमाग में इस देश का सबसे बड़ा बेगुनाह और सबसे बड़ा देशभक्त उमर खालिद है। और भी बहुत सारे देशभक्त हैं जो जेल में बंद है, किसी का नाम इन्होंने नहीं लिया, उमर खालिद का नाम लिया। इन्होंने क्या कहा कि लोगों को खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था। इन्होंने ये नहीं बताया कि जिस वर्ग की पैरोकारी करते हुए ये कह रहे हैं कि हमारे जाति के लोगों को खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, चाहे वो वंचितों की बात कर लें, दलितों की बात कर लें, पिछड़ों की बात कर लें, जिसकी भी कर रहे हैं ये, इन्होंने ये नहीं बताया कि जिस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि खटिया पर नहीं बैठने दिया, उसी समाज के लोगों ने एक दलित संत विनोबा भावे जी के आह्वान पर उन्हीं दलित भाइयों को घर बनाने के लिए, बसाने के लिए, इस देश में स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए 33 लाख एकड़ जमीनें दान में दी हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। ये बात इन्होंने नहीं बताया, ये बताएंगे भी नहीं। और जो आपका सवाल था उस समय, जो यहां एडिटर महोदय जो सवाल कर रहे थे, जिसका ये जवाब नहीं दे पाए कि यदि आपकी सरकार आएगी तो क्या फिर से बंदूक चलेगा, तो आज नहीं चल रहा है क्या? आज छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहा है क्या? दंतेवाड़ा में? आज झारखंड में नहीं चल रहा है क्या? आज आधे से ज्यादा राज्यों में नक्सली लोगों की हत्याएं नहीं कर रहे हैं क्या? एक एक दिन में 50-50, 52-52 सीआरपीएफ जवानों को आईडी लगाकर उड़ा दिया जाता है। ये कौन लोग कर रहे हैं? उन्हीं के तो ये पैरोकार थे। ये सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएलए कौन है? ये नक्सली संगठन को ही रूपांतरित किया गया है राजनीतिक रूप से, और उन्हीं के पैरोकार लोग हैं। तो ये तो तय है ना, जिनका झंडा का निशान लाल है, जो लोग लाल झंडा गाड़ा करते थे 90 के दशक में हमारी जमीनों पर या दूसरों की जमीनों पर, वो लोग तो इस धरती को रक्त रंजित करना ही चाहते हैं, और वो यही चाहते हैं। चीन में माओ की सरकार थी, क्या स्थिति हुई थी? लेनिन के टाइम में क्या हुआ था? ये उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। मेरा सवाल का जवाब आप नहीं दी, एक चीज छूट गया उसमें। क्या आज के जो जनरेशन को ये चीज सुनने को मिलता है, ब्राह्मणवाद की बुराइयां, क्या उनके पूर्वजों द्वारा की गई करतूत है या फिर ये नैरेटिव करा जाता है? देखिए, ये अंशु जी, आप भी भली भांति समझते हैं, हम भी समझ रहे हैं, और ये जितने भी लोग बैठे हैं ये भी भली भांति समझ रहे हैं कि ये राजनीति में नैरेटिव सेट किया जाता है। आज ये जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों का रिजर्वेशन है मंदिरों पर, हम कहां बैठे हैं? पटना में है ना। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? महावीर मंदिर है। महावीर मंदिर, बहुत कुछ चल रहा है। वहां के मुख्य पुजारी कौन है? शायद दलित है। शायद नहीं है। कहां रिजर्वेशन है यहाँ? देश के राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति अभी बने वो कौन है? यदि हम कहने लग जाए कि ये सीटें आरक्षित हो गई तो ये अच्छा लगेगा? अच्छा, आप ये बताइए भाई, जिनके भीतर ज्ञान होगा वो पूजा करवाइए ना, कौन मना कर रहा है? अच्छा, अब आप ये बताइए, सब आगे निकलते हैं। ये बताइए, क्या भूमिहार का ही नेता बनना है या स्वर्ण का नेता बनना है? नहीं, ना मुझे भूमिहारों का नेता बनना है, ना मुझे सवर्णों का नेता बनना है। और मैं अपने आप को, जब मुझे कोई कहता है ना कि नेताजी आइए, तो मुझे लगता है कि सामने वाला गाली दे रहा है। ये नेता शब्द को इतना अपमानित कर दिया गया है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और नेताओं ने अपने करतूत से अपमानित किया है। मैं चाहता हूं कि बिहार के लोग अपने भाई और बेटा के रूप में स्वीकार कर ले। हमारे लिए यही सबसे कहां बड़ी से चुनाव लड़िएगा? पार्टी जहां से तय कर देगी वहां चुनाव लड़ना तय है। हमने कभी अपने आप को एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा।
विगत 12 वर्षों में बिहार के 4000 गांवों का दौरा किया और बेतिया से लेकर बक्सर तक, और इधर यदि चलेंगे तो गया से लेकर और उधर अररिया तक, यानी कि झारखंड बॉर्डर से बंगाल बॉर्डर तक और नेपाल बॉर्डर से यूपी बॉर्डर तक। तो हमारे लिए जितनी मेरी पहचान, जितने हमें लोग जितना सम्मान प्यार मगध में देते हैं, उतना ही तिरहुत में देते हैं, उतना ही शाहाबाद में देते हैं, उतना ही कोसी में देते हैं, उतना ही दरभंगा भागलपुर में देते हैं। तो पार्टी को लगेगा कि फलाने क्षेत्र से यदि आशुतोष कुमार को चुनाव लड़वाते हैं तो पार्टी यहां मजबूत होगी। पार्टी जिम्मेवारी दे। मैं तो कहता हूं कि हम लोग वो घोड़ा है, लड़ना तय है, लड़ेंगे। देखिए राजनीति में जो लोग भी आता है ना, वो कितना भी ईमानदारी पूर्वक कह ले, गंगा जी में खड़ा होकर कह ले कि नहीं हम विधायक नहीं बनना चाहते हैं, हम चुनाव लड़ने के लिए पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, हम मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। राजनीति में जो भी आता है ना, उसका कम से कम ख्वाब होता है मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, कितना राष्ट्रपति बनना। एनडीए को कितना सीट देख रहे हैं? एनडीए की सीट तो अभी तो जनता को तय करनी है, लेकिन मुझे ये विश्वास है, क्योंकि क्षेत्र में हम लोग घूमने वाले लोग हैं, हम लोग तेजस्वी जी की तरह एसी ऑफिस और एसी कमरा से निकलकर एसी गाड़ी और एसी हेलीकॉप्टर में चलने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जमीन पर घूमने वाले लोग हैं। तो जनता का जिस हिसाब से रिस्पांस देखने को मिल रहा है, यह तय है कि एनडीए फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आशुतोष जी, समय निकाल के आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।